अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में जिन्नात से मुतल्लिक एक पुरअसरार कहानी। नई नवेली दुल्हन ने करवट बदली और आंखें मलते हुए उठ बैठी। अजनबी माहौल, खूबसूरती से सजा कमरा और पहलू में सोया हुआ अजनबी जो अब उसका अपना था, उसका सुहाग, उसका मुहाफिज। वो बेसुध सोते मियाँ को प्यार से देखते हुए मुस्कुराई, फिर उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। वापसी पर सादिया ने देखा कि आसिफ कमरे से बाहर जा रहे हैं। वो हैरत से अपने मियाँ को देखने लगी कि ना दुआ ना सलाम, बिल्कुल खामोशी से आसिफ बाहर कैसे चले गए। यही सोचते हुए वो बेड के पास चली आई। अब देखती है कि आसिफ तो बदस्तूर वैसे ही वहाँ सो रहे हैं जैसे वो उन्हें छोड़कर गई थी। वो एक लम्हे के लिए बुरी तरह से चौंक गई, मगर दूसरे ही लम्हे खुद को संभाल लिया। वो बहुत बहादुर और निडर लड़की थी, बहुत मुस्तकिल मिजाज। बचपन से पुरअसरार और ड्राउनी कहानियाँ पढ़ना और किस्से सुनना उसे बहुत पसंद था। उसकी छठी हिस्स ने उसे बहुत कुछ समझने में मदद दी। दिन शोर हंगामों और मेहमान जो रात को रुके थे उनके साथ मसरूफियत में गुजरा। रात को वलीमे की तकरीब थी। माशाअल्लाह बहुत रौनक लगी थी। आसिफ की फैमिली 3 भाइयों, 1 बहन और वालिदैन पर मुश्तमिल थी। उनका मकान हवेली नुमा था, पुराने तर्ज का बना हुआ। अजमत साहब और बेगम अजमत इस आबाई मकान को कभी न छोड़ने का फैसला कर चुके थे। बच्चे अक्सर ही जिद करते कि इसे बेचकर एक अच्छा सा मकान तामीर कर लें, मगर वालिदैन के हुक्म के आगे वो सब के सब मजबूर थे। सारे दिन के हंगामे, शोर और तकरीब की गहमा गहमी के बाद जब दोनों मियाँ बीवी बेड पर आए तो सादिया ने अपने मियाँ आसिफ को मुखातिब किया। आसिफ, आप सुबह कमरे से बाहर कहाँ गए थे और फिर फौरन वापस आकर सो गए? अरे ये क्या कह रही हो भाई, मैं तो जब रात को सोया तो तभी जागा जब तुमने मुझे आकर जगाया था। अच्छा। सादिया अच्छा को तूल देते हुए कुछ सोचने लगी। पर जान, तुम क्यों पूछ रही हो? इस तरह आसिफ ने सब कुछ समझते हुए भी अनजान बनकर सवाल किया। चले, हो सकता है मुझे कोई गलतफहमी हुई हो। उसने बात ख़त्म करनी चाहिए। कुछ दिन नॉर्मल गुजर गए। समन और साद को इतनी जल्दी घर में देखकर सादिया ने पूछा, अरे बच्चों, आप स्कूल से किसके साथ वापस आए हो? आसिफ चाचू के साथ, समन ने जवाब दिया। क्या आसिफ चाचू आपको स्कूल से लेने आए थे? जी। तो फिर वो आप कहाँ गए हैं? सादिया ने इधर उधर देखते हुए सवाल किया। वो तो हमें गेट पर ही छोड़कर चले गए। घर वालों के साथ अब सादिया भी हैरान हो रही थी कि आसिफ ने कभी ऐसा तो नहीं किया, ख़ास तौर पर बैंक से वर्किंग टाइम में बच्चों को स्कूल से लेने जाएं और फिर गेट पर छोड़ के चले जाएं। बेगम अजमत ने कहा, सादिया ऐसा करो, तुम आसिफ को कॉल करो और पूछो कि बच्चों को इतनी जल्दी स्कूल से क्यों लाए और फिर गेट पर छोड़कर क्यों चले गए, ऊपर क्यों नहीं आए। जब सादिया ने कॉल की और आसिफ से पूछा तो आसिफ ने कहा, मैं तो बैंक पर ही हूँ, मैंने बच्चों को स्कूल से नहीं लिया और ना ही घर पर ड्रॉप किया। इस मामले पर सभी बहुत डिस्टर्ब थे। फिर आसिफ ने बीवी को समझाया कि यार तुम परेशान ना हो, मैं लंच टाइम में ऑफ करके आ रहा हूँ। सादिया ने सास ससुर को मुखातिब किया, अम्मी अब्बू, मैं अच्छी तरह से मामले की तह तक पहुँच गई हूँ। मुझे लगता है कि इस घर में अच्छा खासा मसला है। इस घर में जिन्नात आबाद हैं। मैंने तो शादी के दूसरे ही दिन देख लिया था, मगर आप लोगों की खामोशी और इत्मीनान देखकर मैंने यही नतीजा निकाला था कि जो भी मामलात हैं तकलीफ़देह या नुकसानदेह नहीं हैं, मगर हैं तो सही। या तो इसका सद्देबाब करें या फिर मकान फ़रोख्त करें और कहीं और घर ले लें। अरे नहीं नहीं बेटा, ये हमारा आबाई मकान है, हमारे बुज़ुर्गों की जगह है, हम इसे नहीं छोड़ सकते। दोनों मियाँ बीवी यक ज़ुबान होकर बोले। सादिया की दोनों जिठानियाँ और जेठ और आसिफ खुद भी यही चाहते थे, मगर वालिदैन के आगे किसी की भी नहीं चलती थी। बेटा, हमें मालूम है कि यहाँ गैर मर्ई मखलूक का भी बसेरा है,
لیکن بیٹا جو بھی ہے وہ ہمیں جانی اور مالی نقصان تو نہیں پہنچا رہے۔ عظمت صاحب بولے، ابو جی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کسی کے ستارے کمزور ہوتے ہیں تو اس پر ایسی چیزیں فوراً حملہ کر دیتی ہیں۔ سعدیہ نے سسر کو سمجھانا چاہا، نہیں بہو، کئی سالوں سے ان کا مسکن ہے یہ مکان، جب آج تک ان جنات نے ہمیں نقصان نہیں پہنچایا تو اب کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ مگر ابو جی معاف کریں، یہ ذہنی اذیت تو دے رہے ہیں نا، ان کا کیا بھروسہ، کیا اعتبار، کب ان کو ہماری کوئی بات بری لگ جائے اور یہ ہمیں نقصان پہنچا دیں۔ عظمت صاحب کچھ سوچتے ہوئے بولے، چلو ٹھیک ہے، پھر میں کچھ کرتا ہوں۔ سراج، آصف اور محمود سے بھی بولو، معلوم کرو کوئی اچھے متقی پرہیزگار بابا جی کو تلاش کریں۔ یہاں تو ہر گلی کوچے میں اپنی اپنی دکانیں، اپنی اپنی پٹاریاں کھول کے لوگ بیٹھے ہیں، شوبدہ باز، جادوگر۔ اور پھر بڑی کوششوں اور جدوجہد کے بعد ایک بہت ہی مشہور مانے ہوئے پیر صاحب مل گئے۔ انہوں نے آ کر گھر کا مکمل جائزہ لیا اور اپنا کام شروع کیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ تو کئی سال سے یہاں پر آباد ہیں، یہ ایک نہیں ہے، کئی خاندان یہاں پر جنات کے آباد ہیں، ان کو یہاں سے ہٹانا بہت مشکل ہے، آپ لوگ ان کی جگہ پر قابض ہیں، اس کام میں رکاوٹ بننے والے کی جان بھی جا سکتی ہے، بہرحال چلیں میں کوشش کرتا ہوں۔ اور پھر وہی ہوا، ایک روز روڈ ایکسیڈنٹ میں پیر صاحب کا انتقال ہو گیا اور ہمارا کام ادھورا رہ گیا۔ ان لوگوں نے پھر دوسرے پیر صاحب کا بھی انتظام کیا، لیکن ان کی گاڑی پر کسی دشمن نے فائرنگ کی اور وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ ایک روز سعدیہ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی اسے پکار رہا ہے، مخاطب کر رہا ہے۔ اس نے توجہ سے سنا تو آواز میں بہت کرختگی اور غصہ تھا۔ سعدیہ، غور سے سنو، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری فیملی سکون سے رہے، جانی اور مالی نقصان نہ ہو، تو ہمیں مت چھیڑو، مت کھیلو ہم سے ہمیں یہاں سے نکالنے کا کھیل، ورنہ اس کھیل میں ابھی تو 2 سپیروں کی جان گئی ہے، تمہاری کل فیملی سے بھی کسی کی جان جا سکتی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ ہمیں ہمارے اس گھر میں رہنے دو، ہماری جگہ ہم سے مت چھینو، ہمیں تمہارے خاندان سے محبت اور ہمدردی ہے، ہم تم لوگوں کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، بلکہ تمہاری مدد کرتے ہیں۔ جب ہم تمہیں تنگ نہیں کرتے، تمہاری جگہ نہیں چھین رہے ہیں، تو تم لوگ ہمارے قبیلے کو بھی تنگ مت کرو، ہماری جگہ مت چھینو، ہم ایک نہیں کئی جنات کے خاندان یہاں پر آباد ہیں، ہمیں بے گھر مت کرو، ورنہ ہم کئی گھروں میں بٹ جائیں گے اور پھر ساری ہمدردی، محبت سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ کئی گھر اور کئی افراد ہماری وجہ سے پریشان ہوں اور نقصان اٹھائیں؟ سعدیہ جب صبح اٹھی تو اس نے اپنا خواب سب لوگوں کو سنایا، پھر آخر میں یہی طے پایا کہ ہم ان جنات کے معاملات میں نہ تو دخل دیں گے اور نہ ہی ان سب کو یہاں سے دربدر کریں گے۔ اب بھی اس گھر میں تینوں بھائی اپنی فیملی اور والدین کے ساتھ رہتے ہیں۔ اب وہ جنات بھی کسی قسم کی کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے جس سے ذہنی اذیت ہو۔ گھر کے ہر فرد نے محسوس کیا ہے کہ باقاعدہ چلنے پھرنے کی کھٹ پھٹ کی آوازیں، کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا رہتا ہے۔ گھر میں طرح طرح کے کھانے اور پکوان کی خوشبو بھی پھیل جاتی ہے۔ جب سارے گھر والے اپنے اپنے کمروں میں سو رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ رات کا وقت ہو یا دن کا وقت ہو، گھر میں مکمل خاموشی ہو، تب بھی کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی ہے۔ مگر اب بچہ بچہ ان باتوں کا عادی ہو گیا ہے، کسی کو بھی ڈر نہیں لگتا۔ ایک دن بڑے بھیا کی بیٹی ان سے کہنے لگی، پاپا آپ ابھی دادو کے کمرے میں کیوں سو رہے تھے؟ بڑے بھیا نے مسکرا کر سر ہلایا۔ تقریباً ہر فرد کے ساتھ یہ حادثہ ہوا کہ وہ اپنی جگہ سے دوسری جگہ سوتا ہوا ملا۔ یہ کہانی مجھے میرے بینک کے ورکر نے سنائی کہ باجی اب ہم سب عادی ہو گئے ہیں۔ میں نے پوچھا، آصف، سعدیہ جب نئی دلہن بن کر آئی تھی اس قسم کی باتوں اور حرکتوں سے ڈرتی نہیں تھی؟ تو آصف نے کہا، نہیں، ماشاءاللہ وہ بہت نڈر اور بہادر ہے، حالانکہ مجھے کبھی کبھی خوف آتا ہے، میں ڈرتا ہوں اکیلے کمرے میں سوتے ہوئے۔
कभी कभी तो सादिया बाकायदा अपने कमरे में उनसे हम कलाम होती है और मैं डर के मारे कमरे से बाहर निकल जाता हूँ। आसिफ की इस कहानी से मैंने तो यही मतलब अख़ज़ किया कि जिन्नात में अच्छे, बुरे, बेज़रर और नुकसान पहुँचाने वाले, फ़ायदा पहुँचाने वाले सभी तरह के जिन्नात होते हैं। इनके बच्चे भी हमारे बच्चों के साथ खेलते हैं। मैंने आसिफ से कहा कि आसिफ, मेरे साथ भी ऐसे चंद एक वाक़यात हो चुके हैं। हम लोगों ने पिछला घर जो सेल किया था वो मलीर के इलाके में था। ऊपर भी एक पोर्शन था और नीचे भी एक पोर्शन था। मुझे ऊपर के पोर्शन में जिन्नात का बसेरा मालूम होता था, लेकिन हमारे साथ कभी कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं हुई। ना उन्होंने हमें कोई नुकसान पहुंचाया और ना ही नफ़ा। हाँ, उनके बच्चे मेरे पोतों के साथ खेलते थे। अक्सर मेरा पोता छत पर अपनी साइकिल से खेलता हुआ कहता, लो अब आपकी बारी है, आप साइकिल चलाओ, और वो साइकिल से उतर जाता। मेरे देखते ही देखते वो साइकिल खुद ब खुद दोबारा चलना शुरू हो जाती। एक बार मेरा पोता अपनी माँ से कहने लगा, मम्मा, मेरा दोस्त है ना, उसके पास चप्पल नहीं है, नंगे पाँव होता है, छत पर धूप बहुत तेज़ होती है तो उसके पाँव जलना शुरू हो जाते होंगे ना, प्लीज़ आप उसके लिए चप्पल लाएंगी? और मेरी बहू ये सुनकर चुप हो जाती। मेरा तो ये भी मानना है कि जो मुसलमान नेक, नमाजी, परहेजगार जिन होते हैं वो सफाई पसंद होते हैं, अगरबत्ती जलाने या खुशबू करने से खुश होते हैं और घर वालों को फ़ायदा भी पहुंचाते हैं। मेरी बेटी जब कवारी थी, हमारे घर में थी, तो उसको घर में खुशबू करने का बहुत शौक़ था। वो घर की सफाई सुथराई रखती और बाकायदा घर में अगरबत्ती जलाकर खुशबू की धुनी देती थी। वो ट्यूशन भी पढ़ाती थी। अभी ट्यूशन पढ़ाते उसे कुछ ही अरसा हुआ था। एक रोज़ मुझसे कहने लगी, अम्मी, आपके जहेज़ की चायदानी में मैं अपने कुछ पैसे रखती हूँ। मैंने 100 रुपये रखे थे, जिसमें से मैंने 20 रुपये की चीज़ मंगवाई थी और बकिया पैसे मैंने फिर चायदानी में वापस रख दिए। थोड़ी देर बाद मैंने गिने तो वो 80 रुपये होने के बजाय 180 रुपये थे। क्या आपने उस चायदानी में कुछ पैसे रखे हैं? मैंने कहा, नहीं बेटा, मुझे तो मालूम भी नहीं कि तुम चायदानी में पैसे रखती हो। मैं भला वहाँ पैसे क्यों रखूँगी? फिर अक्सर ऐसा होने लगा। उसकी चायदानी में हर 1 या 2 दिन के बाद 100 रुपये का इजाफा हुआ होता। मगर मेरी बेटी की शादी के बाद ये सिलसिला ख़त्म हो गया। मैंने आसिफ को बताया कि अभी भी मेरे साथ हल्की फुल्की छेड़छाड़ चलती रहती है। मैं कुर्सी पर नमाज पढ़ती हूँ तो यूँ होता है जैसे कोई पीछे से कुर्सी को हिला रहा है। मैं डिस्टर्ब होती सलाम फेर कर पीछे मुड़कर कहती हूँ, भाई तंग मत करो, मुझे सुकून से नमाज अदा करने दो, और फिर मैं आराम से पूरी नमाज पढ़ लेती हूँ। उसके बाद मुझे कोई तंग नहीं करता। मेरी अपने रब्बे करीम से दुआ है कि हम सबको जिन्नात के शर से अपनी हिफ्ज़ व अमान और रहमत के हिसार में रखे।